भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your palms, touch your eyes, then gently open your eyes. कल हम लोग जितना पढ़ा था साइकोलॉजी में थोड़ा सा समझ में आया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बिहेवियरल साइकोलॉजी हमारी क्या है, साइकोलॉजी स्टार्ट कैसे हो रही है, हमारा जो साइकोलॉजी इंडियन साइकोलॉजी और वेस्टर्न साइकोलॉजी के बीच में अंतर क्या है, और जो साइकोलॉजी है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। ठीक है, फिर हमारा जो साइकोलॉजी है वो अगर हम लोग देखें तो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, लेकिन इसी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। वो किस पर डिपेंड करती है, केवल और केवल हमारे ब्रेन पर। मतलब जो ब्रेन का पर्टिकुलर फंक्शन है वो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। और फिर हमारे इसी साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज जो बहुत नॉर्मल हैं, जिनको जल्दी से क्योर किया जा सकता है। कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो टाइम टेकिंग प्रोसेस में हैं, या फिर ये कहें कि अब वो ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन बस उनमें कुछ सुधार करके उनको जब तक उनका जीवन है तब तक चलाया जा सकता है। अब दूसरी साइड जब हम लोग इंडियन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर जड़ बुद्धि जिनको कहा जा रहा है, अभी हम लोग बुद्धि के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो IQ लेवल है हमारा, तो वहाँ देखेंगे कि एक इस तरह 20 आता है, 40 to 20 की तरफ आता है, उसे बोलते मूड। मूड का मतलब होता है जिसको अपना कुछ सेंस नहीं है, उसे बोलते मूड। तो हमारी इंडियन साइकोलॉजी में क्या है कि मूड बुद्धि लोग भी परम विद्वान बन गए। ठीक, बस इतना अंतर है। इसलिए हमारे जो WHO के 3 डायमेंशन हेल्थ के थे वहाँ पे स्पिरिचुअल हेल्थ को कनेक्ट किया गया है कि जब कहीं कुछ संभव ना हो, आज भी आप देखेंगे जितना हम लोग आयुष डिपार्टमेंट के जो हम लोग नाम देखते हैं, आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, सबको कनेक्ट कर लें, जहाँ मतलब सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट देख लें, उसके बाद ओवरऑल देखेंगे कि हम योग में ट्रीटमेंट है। क्योंकि योग में क्या है, योग में ट्रीटमेंट किस आधार पे उसको भी समझ लें। योग में जब हम लोग श्वासों के साथ जुड़ते हैं तो हमारी एक एक सेल एक्टिवेट हो जाती है। ठीक, योग हमें क्यों पर्टिकुलर हमें इफेक्ट डाल देता है हमारे बॉडी माइंड सोल में, क्योंकि जैसे ही श्वासों के साथ जुड़ेंगे तो योग हमारी एक एक सेल पर काम कर देता है। कौन कौन सी सेल हमारी वर्किंग में नहीं आ सकती हैं, कौन कौन सी सेल वर्किंग में नहीं आ सकती हैं अगर एक बार वो बेकार हो गई हैं, काम करना बंद करें? स्पाइन की सेल। ठीक, स्पाइन की सेल वर्किंग में नहीं आती है। योग में हम आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है, कितने लोग हैं वो तो अलग की बात है, हम आपके सामने एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्या है, योग में ये संभव है। दूसरा, पैरालिसिस के जितने अटैक्स होते हैं, यदि किसी को आ गए हैं तो अब होम्योपैथी भी क्या करती है सपोर्ट, कि दोबारा कोई पैरालिसिस का अटैक किसी और ऑर्गन पर ना आए, इस पे तो सपोर्ट कर देती है, लेकिन पैरालिसिस के अटैक को प्रॉपर ठीक कर ले ये सपोर्ट नहीं होता है। तो जो हमारा योग है वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर जो हमारे पैरालिसिस के अटैक भी हैं उनमें केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम और जो सूक्ष्म व्यायाम का हाथ और पैर वाले सूक्ष्म व्यायाम है, केवल पैर को मूव कराना और अप डाउन कराना, और दूसरा हाथों की केवल मुट्ठी को बंद करना और खोलना, ये केवल ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हैं जो हमारे क्या काम कर रहे हैं कि पर्टिकुलर पूरा पैरालिसिस के अटैक पर भी काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जितने हमारे जो हमारा साइकोलॉजी के साथ योग का कनेक्शन है वो कहाँ और कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ तक साइकोलॉजी काम करेगी, कहाँ तक हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी काम कर रही है, और कहाँ से फिर इंडियन फिलॉसफी काम करेगी। तो वेस्टर्न फिलॉसफी की एक वेस्टर्न साइकोलॉजी की एक लिमिटेशंस हैं, और जो इंडियन साइकोलॉजी है उसकी कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पर केवल एक वातावरण तैयार किया जाएगा और योग की ऐसी विधाएं हैं, विधाओं के द्वारा व्यक्ति को एक पुनर्जागृत
किया जा सकता है, या ये कह दें कि उसमें एक नया जीवन भरा जा सकता है, नया सृजन किया जा सकता है। तो ये हमने पूरी किसकी बात की कि योग हमारा कैसे काम करता है, और जो हमारे क्या बोलते हैं आयुर्वेद है, या जितनी हमारी पैथीज हैं, जितना हमारा मनोविज्ञान है, उन सब की एक लिमिट है, पर योग की लिमिट नहीं है। क्योंकि योग क्या कर रहा है, सीधे सीधे योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। वो कहाँ जा रहा है, शरीर मन से पूरा आत्मा पर काम कर रहा है। तो आत्मा पर काम करने का मीन्स हुआ हमारे संस्कारों पर भी काम कर रहा है। तो योग से हमारे जो प्राणायाम करते हैं, तो योग की साइकोलॉजी वहाँ पर क्या काम कर रही है, जो योग वशिष्ठ की में योग की साइकोलॉजी है वो ये है कि प्राणायाम के द्वारा दुनिया के जो महान दो पाप हैं, एक भ्रूण हत्या और दूसरा ब्रह्म हत्या, उनको भी 1 साल कोई नियत समय पर नियत विधि के साथ प्राणायाम करे, सुबह शाम और 3 बार, तो 1 साल में व्यक्ति अपने इतने महान पापों से मुक्त हो सकता है। तो जब उनसे मुक्त होगा तो इसका मतलब हुआ ना कि उसके जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। तो ये कहीं संभव नहीं है। ठीक, बस इसीलिए हम लोगों के WHO के डायमेंशन में इसको रखा गया है, और यही हमारी योग की जो साइकोलॉजी है, ये कंप्लीट साइकोलॉजी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कल हम लोग देखा था कि जो हमारी पर्सनालिटी के टाइप्स हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो ऑलपोर्ट का जो सिद्धांत है, व्यक्तित्व को स्थिर नहीं बल्कि जीवंत और विकसित प्रक्रिया मानता है या माना जाता है ऑलपोर्ट की साइकोलॉजी में, ऑलपोर्ट्स की थ्योरी में। उन्होंने बताया कि शील गुण जो ट्रेट्स हैं वही शील गुण ही वह आधार है जो व्यक्ति के चरित्र, सोच और व्यवहार को आकार देते हैं। वैसे हम लोग अगर अपनी भाषा में शील को देखें तो शील क्या है हम लोगों के इसमें, पेशेंस। मैम कैरेक्टर, चरित्र के संदर्भ में ही आता है। और पेशेंस से एक पर्टिकुलर वर्ड जोड़ा जाता है शील में। ठीक है, बोलते हैं ना शीलवान है, तो शीलवान का मतलब है धैर्यवान है। जो हम लोगों का एक जो हिंदी टर्म्स हैं उसमें शीलवान का अर्थ धैर्यवान है यहाँ पर। ठीक है, तो धैर्य किसके पास होगा, जिसका चरित्र सब तरह से कनेक्टेड होगा, वो धैर्य होगा। धैर्य किस, ऐसा नहीं होगा कि कोई मूर्ख व्यक्ति के पास धैर्य होगा। धैर्य का मीन्स है सबसे समझदार के पास धैर्य होगा। तो क्या है वहाँ पर, और इसको आचार्य श्री राम शर्मा जी क्या बोलते हैं, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, चिंतन, चरित्र और व्यवहार, तीनों एक डायरेक्शन में आ जाए तो यही ब्रह्मचर्य। तो चरित्र, सोच और व्यवहार को आकार देते हैं। उनके अनुसार व्यक्तित्व हमारे भीतर का वह संगठन है जो हमें विशिष्ट, यूनिक बनाता है। अब इसको अपने टर्म में, अपने क्या जो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, यूनिक कैसे बना रहे हैं, एक यूनिक इसलिए बना रहा है कि सबकी अपनी कोर क्वालिटी अलग है। ठीक, अब उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम अपने जीवन को समझें तो ये क्या होगा, ये सब लोग पूरी जो जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं ये सब अपनी बात कर रहे हैं, पर जब हम लोग इंडियन साइकोलॉजी में जाते हैं तो हम लोग पूरी बात समझ पाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का जो संगठन है वो कहाँ हो रहा है। तो संगठन कैसे हो रहा है, शरीर, मन और आत्मा से संगठन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या है कि व्यक्तित्व हमारे भीतर का वह संगठन है जो हमें विशिष्ट, यूनिक बनाता है, एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है और स्ट्रांग बनाता है। फिर ऑलपोर्ट का जो हमारा प्रोपोरियम है, प्रोप्रियम है, वो क्या है कि ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की स्वयं की अनुभूति, सेंस ऑफ सेल्फ है, अर्थात वह हिस्सा जो व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का क्या अर्थ है। ऑलपोर्ट की थ्योरी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। बस ऑलपोर्ट की थ्योरी में वो चीज़ें नहीं कंप्लीट की जा पाई कि हम अपनी चीज़ों की डेप्थ में जाएं कैसे। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट इसी में जो हमारा प्रोप्रियम है, ये वह मानसिक ढांचा है जो व्यक्ति के विचार, भावनाएं, उद्देश्य और आत्मबोध को संगठित करता है। अब देखो ये वाली लाइन्स हम लोगों को लग रहा है ना कि इंडियन फिलॉसफी को पूरा कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ के जो अभी मैस्लो वगैरह को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा वो पूरा इंडियन फिलॉसफी से, उनका जो है पूरा इंडियन फिलॉसफी से कनेक्टेड, मैस्लो उनके जो शिष्य हैं वो सब का। तो ये क्या कह रहे हैं, विचार, भावनाएं, उद्देश्य और आत्मबोध। अब अच्छा ध्यान से अब इस पे देखते हैं, ये जो 4 वर्ड्स लिखे हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है जीवन के लिए सबसे अधिक। आत्मबोध। आत्मबोध लक्ष्य है, उसमें भावनाएं महत्व रखती हैं। हाँ,
ये भी कह सकते हैं। और सिंपल करके देखें तो जीवन में उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हमें किधर ले जा रहा है, आत्मबोध की तरफ। तो अगर ऊपर से नीचे है तो ये कह सकते हैं कि आत्मबोध का मतलब हुआ कि जब हम अपने जीवन में ये पूरी तत्परता से तैयार हो जाते हैं कि हम अपने बारे में या जीवन को ठीक ढंग से देखेंगे। तो जीवन को ठीक ढंग से देखना क्या है, आत्मबोध है। और जो विचार और भावनाएं क्या हैं, ये जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसे ही उद्देश्य होंगे लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और जैसे उद्देश्य होंगे वैसे ही हमारी भावनाएं और विचारों की ताकत होगी। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, बाकी की चीज़ें धीरे धीरे प्रकृति सपोर्ट कर देती है। ये व्यक्तित्व का केंद्र है, कोर ऑफ पर्सनैलिटी है। रेमंड कैटल का व्यक्तित्व सिद्धांत गॉर्डन आलपोर्ट के बाद रेमंड बी कैटल का भी नाम है। उन्होंने आलपोर्ट के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उसे वैज्ञानिक और सांख्यिकी आधार, साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल बेस प्रदान किया है। अब साइंटिफिक जो वैज्ञानिक और सांख्यिकी है, इसका मतलब है कि कुछ उसमें ऐसी चीज़ें जोड़ी गई हैं जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आलपोर्ट का लगभग जो हमारा ये है गुण है की सूची दी हुई है। कैटल ने इनका एक हम लोग वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, कभी साइकोलॉजी में देखेंगे, जैसे हम टेस्ट लेते हैं, किसी बच्चे का आईक्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है, ईक्यू चेक कर रहे हैं, या उसका हम देख रहे हैं कि ये किस ट्रेड में जा सकता है, कहाँ ये वर्किंग में जा सकता है, या किस में ये इसका कैलिबर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर कैटल के टेस्ट लगाए जाते हैं। कैटल के टेस्ट लगाए जाते हैं। कैटल ने इनका विश्लेषण करते हुए क्या किया है कि 4000 फिर 200 फिर अंत में 35 प्रमुख गुणों तक सीमित किया। तो उसमें क्या हुआ है कि अलग अलग गुण दिए हुए हैं, गुणों के आधार पर आपको टिक लगाना होता है। फिर उस टिक करने से, जैसे आलपोर्ट ने पूरा टोटल में 18 का दे दिया, तो उसके आधार पे हम ये समझ पाते हैं आप वात पित्त कफ किस में जा रहे हैं। जो क्रेस समर की थ्योरी है उसमें जा रहे हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट या जो पर्सनालिटी है किस में जाएंगे, तो वो इनके आधार पर पूरा पूरा टेस्ट होता है। टेस्ट में डिवीज़न होता है, आपकी पर्सनालिटी एज के अकॉर्डिंग वो टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। फिर उसको एक टाइम लिमिट होती है कि उतनी देर में आप किधर टिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी को जज करते हुए आप किस ट्रेड में जाना चाहते हैं या किस फील्ड में जाना चाहते हैं, या आपका पर्टिकुलर क्वालिटी क्या है जिस पर आप काम करें तो आगे बढ़ सकते हैं, वो इनसे निकाला जाता है। ठीक, फिर आगे हम लोग देख रहे हैं इन 35 गुणों का गहन अध्ययन करके उन्होंने व्यक्तित्व के जो 16 मूल गुण हमारे क्या हैं खोजे हैं। इन्हीं से उन्होंने प्रसिद्ध पर्सनालिटी फैक्टर PF, एक टेस्ट है हमारा 16 PF पर्सनालिटी टेस्ट है, साइकोलॉजी में जो लोग भी रिसर्च करते हैं वो यूज़ करते हैं इसको। फिर कैटल के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, कैटल ने गुणों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा है। एक हमारा क्या है सतही या प्रकटशील गुण, दूसरा है मूल या अंतःस्थितिशील, जो हमारे सोर्स ट्रेट है, एक सरफेस ट्रेट्स हैं। ये वे गुण हैं जो व्यक्ति के व्यवहार के में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। प्रकट का मतलब ही हो गया जो दिख रहा है। इन्हें इतनी आसानी से देखा या अनुभव किया जा सकता है, जैसे बातूनी होना, लज्जाशील होना, जल्दी गुस्सा आना, सहयोगी होना, ये सब क्या सब दिखता है व्यक्ति के, जैसे सामने होगा व्यक्ति वहीं दिखाई देता है। फिर ये सोर्स ट्रेट्स क्या है हमारे, ये वे गहरे स्तर के गुण हैं जो सतही गुणों को जन्म देते हैं। ये व्यक्तित्व का वास्तविक स्रोत है, जैसे भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता। ये व्यक्ति के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जन्मजात होती हैं उसके अंदर, बस उसको वातावरण जैसा मिल रहा है वो बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक बेसिक पर्सनालिटी सेम होती है। जैसे कल हम बात कर रहे थे, आप सब ने अपना अपना बताया, तो कुछ क्वालिटी आपको पता होगा कि आपका जो गुण है वो बचपन में भी था, बिफोर मैरिज भी था, आफ्टर मैरिज भी। परेशानियाँ तो हर बार आई होंगी, चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन देखा होगा वो चीज़ें बदली नहीं। इसका मतलब वो हमारी कोर क्वालिटी का एक पार्ट है जो बदल नहीं रहा है। अब वो अच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है तो फिर सुधार की जरूरत है।
फिर कैटल के अनुसार क्या है, सरफेस ट्रेट्स आर द एक्सप्रेशंस, सोर्स ट्रेट्स आर द रूट्स। सतही गुण केवल बाहरी अभिव्यक्ति हैं, परंतु वास्तविक जड़ें मूल गुणों में होती हैं। तो हम लोगों को काम कहाँ करना होता है बच्चों के ऊपर, इंटरनल पार्ट पे। ठीक, बोलेंगे कृष्ण? मैम एग्जाम के अकॉर्डिंग इतनी डिटेल नहीं पढ़े ना, केवल रेमंड कैटल और नहीं, 16 PM। इसमें केवल ये पढ़ना होता है कि सरफेस क्या है हमारा और इंटरनल वाला पार्ट क्या है, ये ध्यान में रखना होता है। ठीक, हाँ, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने होंगे, नहीं तो फिर हमको लगे कि सब एक जैसा दिख रहा है वहाँ पे। बस इतना ध्यान रखें। ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं। ठीक, और आगे जाएंगे। अब हम लोग वो देखेंगे जो पर्सनालिटी में क्रेज समर इन लोगों के बारे में दिया हुआ है, उनको देखिए। अब पर्सनालिटी में जितने टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। अभी ये वाला नहीं लेंगे, केवल पर्सनालिटी के टाइप्स देखेंगे। एक होगा आपके पास क्रेज समर वाला, नहीं अभी ये वाला भी नहीं आएगा। क्रेज समर देखेंगे, पहले साइकोलॉजी में जाएंगे फिर इंडियन में आएंगे। हाँ, टेबल फॉर्म में है मैम। हाँ। एक तो युंग भी इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है, कॉल जुंग। नहीं, वो उस पे जाएंगे, वो तो वहाँ पे जो वो फ्राइड के उस पे जाएंगे, उसमें लेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें केवल हम लोग क्रेज समर का और 2-3 लोग और हैं उनका लेंगे केवल, फिर इंडियन में आएंगे, फिर उसमें जाएंगे जो पर्सनालिटी के, मतलब जो हमारा इड ईगो सुपर ईगो है, या जो हमारी पर्सनालिटी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, यदि हम उन्हें सप्रेस करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी डैमेज होगी, तो उसको होने से कैसे बचाएं, वो पढ़ेंगे वहाँ पर कार्टून में सब। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्रेज समर के अनुसार हमारा जो शरीर संरचना पर आधारित सिद्धांत, लगभग हम लोग ये वात पित्त कफ सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भी चेक करते हैं। ठीक, वो इंडियन में चेक करेंगे। अब यहीं पर अपना अगर नोट्स बना ले तो वही नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी कैसी पर्सनालिटी है, एक पर्सनालिटी है। 1 मिनट, एस्थेटिक है, फिर एथलेटिक है, फिर डाइस्लेप्टिक करके है, एक मिनट, डिस्प्लेस्टिक करके। ठीक है, मिश्रित पर्सनालिटी है। अब इसको चेक करते हैं हम लोग। जो हमारी फर्स्ट पर्सनालिटी है जिसको क्वेश्चन में आता है गोल मटोल, तो ये गोल मटोल क्या, अपने मन से हम लोग वात पित्त कफ में ले जाए इसको, कौन होगा यहाँ पर? कफ। कफ होगा। ठीक, दुबला पतला, वात प्रकृति। वात प्रकृति, सशक्त, पित्त। पित्त, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमारा डाइस्प्लास्टिक, सारे मिक्स है, तीनों थोड़े थोड़े लेके बैलेंस। ठीक है, तो जो डायप्लास्टिक का लिखा हुआ है उसमें अब देखते हैं हम लोग कि अब कौन सी पर्सनालिटी सबसे अधिक समाज में दिखती है, वो बोलेंगे। फटाफट बोलिए, तब तक हम एक चीज ढूंढ रहे हैं आपके लिए। मैम सबसे ज्यादा एस्थेनिक ही दिखती है, मीन्स जो वात वाले हैं वो ज्यादा दिखते हैं मुझे तो। और समझ के बोलिए, सबसे अधिक कौन दिखता है समाज में? बस इतना ही समझ में आ गया। हाँ, बोलेंगे। गोल मटोल वाले, मिश्रित वाले ज्यादा दिखते हैं। वेरी गुड। कौन से लोग दिखते हैं? मिश्रित वाले। ठीक है, सबसे अधिक लोग कौन है समाज में? मिश्रित वाले। ठीक, सबसे अधिक मिश्रित वाले। सबसे कम कौन है? सबसे कम कौन से? मैम जिनकी कोई सिर्फ एक प्रकृति है वैसे लोग कम हैं। हाँ, ठीक है, जो स्टेबल माइंड के लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी कम दिखती है, लेकिन वो कम दिखती है तो पर उनका जो बेस है, या बोलेंगे जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो अधिक स्ट्रांग है। तो यहाँ पर लेकिन ये सब क्या है कि ये जो, हाँ बोलेंगे अंजू। पित्त वाले होंगे क्या फिर कम? हाँ, पित्त वाले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट हमने देखा वात पित्त कफ, पहले तो हम लोग ने उसे चेक कर लिया। फिर वात पित्त कफ के बाद क्या है, ये इसमें भी कुछ चीज़ें, चलिए सब लोग अपना अपना पेन पेपर उठाइए। सब पेन पेपर अपना लो। इसमें लिखेंगे, एक मिनट रचना जी, इसको थोड़ा ऊपर करिए और करिए। इसमें ये बताइए क्रेज समर के बाद शेल्डन कहाँ है? शेल्डन है? शेल्डन से नीचे है। अच्छा ठीक, पहले शेल्डन को दिखाइए,
इसका सीक्वेंस वहाँ से बनता है। पहले शेल्डन को देखेंगे। बस अब ठीक है, यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से ही स्टार्ट किया जाता है इसको। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग सबसे पहले जो शेल्डन हैं इनको वात पित्त कफ बस 3 से ही ऐड किया जाएगा। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं तो एंडोमॉर्फी बोलते हैं या एंडोमॉर्फ लिखा है, लेकिन कई जगह एंडो वाई लगा हुआ है, मोस्टली सब में वाई लगा है। ठीक है, तो एंडोमॉर्फी क्या है? गोल मटोल नरम शरीर। तो ये हमारा कफ प्रकृति हो गया। ठीक, फिर इनका क्या रहेगा? व्यक्तित्व लक्षण सामाजिक होंगे। ठीक, हंसमुख होंगे और सहानुभूतिशील होंगे। क्यों होंगे? इसीलिए इनके रोग सबसे कम है। ठीक है, हंसमुख सामाजिक क्यों होंगे? क्योंकि ये किसी भी चीज़ को रखते ही नहीं है दिल दिमाग में, तो ऑलरेडी ये सामाजिक होंगे। फिर हम लोग अब इसमें अभी हमने जो पेन पेपर आपको दिया है उसका यूज़ करेंगे, बस इनको दोनों को डिफाइन कर दें। फिर है मेसोमॉर्फी, ये क्या कर रहे हैं? मजबूत मसल्स शरीर, पित्त प्रकृति हो गई हमारी। साहसी होंगे, सक्रिय होंगे, नेतृत्व प्रिय होंगे। लीडरशिप क्वालिटी सबसे अधिक हमारी कहाँ जाती है? पित्त प्रकृति में जाती है। फिर एंडोमॉर्फी जो है, एक्टोमॉर्फी, ये क्या कर रहे हैं? दुबला पतला, लंबा शरीर, चिंतनशील, अंतर्मुखी, संवेदनशील। ठीक, अब चलिए सबके एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, कौन क्या किस फील्ड में जाएगा, फटाफट लिखिए, फील्ड लिखिए सबका, क्योंकि बार बार इतना टाइम नहीं मिलेगा, आप एक साथ करते चलिए इसको। मैम एंडोमॉर्फी में तो पहले में तो कफ का रहता है। ठीक है, नहीं अब उनका वो दो फील्ड कौन सा होगा इनका? ये अगर किसी करियर को चुनेंगे तो कहाँ जाएंगे? रचना जी आप एक बात बोल रहे थे अभी ना, जुंग के अनुसार बोला था, कार्ल जुंग ये बोला था ना? यस मैम, उसका इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट वो है, हमको भी याद है, ये अभी हमारे पास चार्ट है ना, उसमें ध्यान आ गया। ठीक है, कार्ल जुंग का अभी हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक यहाँ पढ़ेंगे, एक सिगमंड फ्राइड के साथ पढ़ेंगे, उसको भी यही पढ़ेंगे। पहले इन लोगों को देख लेते हैं फिर इसमें आते हैं। चलिए बस हमको वो बताइए किसका फील्ड क्या हो सकता है, किस फील्ड में जा सकते हैं ये लोग? मैम जो एक्टो है मीन्स जो तमस से प्रभावित है या कहीं बात से है, तो ये जर्नलिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये प्लेयर्स भी अच्छे होते हैं, खिलाड़ी, काफी जोश होता है इनमें, और अच्छा बिजनेसमैन भी साबित हो सकते हैं। फिर एंडोमॉर्फिक की बात करें, कफ वाले, ये अच्छे कॉमेडियंस होते हैं, लोगों को हंसाते हैं बहुत बढ़िया, जैसे भारती सिंह है। अच्छे अपने आप को टीचर, प्रोफेसर, कोई अगर ये रिसर्च करे तो बहुत शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से करते हैं। ये कोच अच्छे हो सकते हैं। जो एग्रेसिव प्लेयर्स, उनको कैसे कंट्रोल करना है, कूल कैसे करना है, तो ये बहुत अच्छे से उनको कोचिंग दे सकते हैं इन चीजों की। तो थोड़ा सा इसको मेडिटेटिव वे भी दे सकते हैं कि उनकी वो वाली क्वालिटीज अच्छी होगी। जो मेसोमॉर्फिक है वो अच्छे नेता, मैनेजर्स जो लीड करते हैं कॉर्पोरेट में, या अगर योगी जी, मोदी जी की पर्सनैलिटी बोलूं, ये काफी मीन्स वो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, जो चीज करते हैं, लीडरशिप बहुत अच्छी है, ऐसा बोल सकते हैं। जो यहाँ पे है एक्टोमॉर्फी में बिजनेसमैन अच्छे नहीं हो सकते ये लोग। ठीक, एक्टोमॉर्फी अंतर्मुखी व्यक्ति बिजनेसमैन बहुत अच्छा होगा ही नहीं। हाँ, ये बस यही ध्यान में सिंगर हो सकते हैं अच्छे। क्या चीज? एक्टो में। हाँ, एक मिनट रचना जी कुछ कह रहे? मैम लेकिन वो फिर बात से प्रभावित है तो मीन्स बोलिए। मुझे लगा कि इसमें जल्दी जल्दी जो डिसीजन लेना, जैसे कोई स्टॉक मार्केट का कर रहा है, तो हाँ इसमें माइंड कूल तो चाहिए। ओके, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बिजनेसमैन सबसे, बिजनेस करना दुनिया का सबसे टफ वर्क है।
ठीक है। जॉब करना दुनिया में सबसे सरल वर्क है। बिजनेस में हमको डायरेक्शन देना होता है और जॉब में हम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक। इसलिए बिजनेस का मतलब लीडरशिप क्वालिटी में ये बिजनेस आते हैं सारे हमारे, ठीक है। तो वो वहाँ पे जाएगा, इस बात को ध्यान, ठीक। अब वो बोलेंगे, सीमा मैम कुछ कह रहे थे, अब बोलिए अपनी बात। दीदी मैं ये बताना चाह रही थी कि जो एक्टोमॉर्फ है उसके अंदर सिंगर, साइंटिस्ट, हाँ, कवि, सब आ ये जाएंगे, सब बन सकते हैं। सब आए। फिलोसफर जितने हैं वो सब किस में आएंगे? सारे फिलोसफर्स किस में आएंगे? इसी में आएंगे। दार्शनिक सब हमारे एक्टोमॉर्फी में ही आ जाएंगे, ठीक है। चलिए दिव्या बोलो, कुछ कह रहे हैं। मैम ये पूछ रहे थे कि एक व्यक्ति का जो प्रकृति है वो समय के साथ बदल भी सकती है क्या? बिल्कुल बदलती है, हमेशा बदलती है, मोस्टली बदलती है। और जब बदलेगी तो व्यक्तित्व बदलेगा, ठीक है। जब प्रकृति बदलेगी तब व्यक्तित्व बदलेगा, लेकिन ध्यान रखना कभी भी किसी की मूल प्रकृति पूरा चेंज नहीं होती है, ठीक है। उसमें दूसरी प्रकृति मिक्स होगी, ऐड होगी, लेकिन मूल प्रकृति कभी पूरी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, रास्तिक, सात्विक और तामसिक प्रवृत्ति, ठीक है। बोलेंगे दिव्या। मैम ये कह रहे थे कि जैसे जो मोटे या गोल मटोल लोग हैं, तो ये आवश्यक है कि वो कफ प्रकृति के ही होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है कि वो गोल मटोल हो गए हैं लेकिन उनकी मूल प्रकृति पित्त हो? दिव्या की बात बिल्कुल सही है कि गोल मटोल हो गए हो और मूल प्रकृति पित्त ही हो सकता है, लेकिन जब वो मूल प्रकृति पित्त होगी और गोल मटोल हो गए हैं तो उनमें, उनके विचारों में पित्त के साथ कफ की प्रधानता वाले विचार भी मिक्स हो जाएंगे, ठीक। भले ही मूल प्रकृति बिल्कुल सॉलिड वर्क कर रही थी, लेकिन अब जो कफ प्रकृति ऐड हुई है तो वो उसमें विचार वैसे दिखाई देंगे। क्योंकि इसका मतलब है कि प्रकृति समय के साथ बदल सकती है, तो उसी के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव भी बदल सकता है। और दूसरा ये है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार योग करके या आयुर्वेद को यूज करके अपनी प्रकृति को सशक्त कर सकता है, या अपनी प्रकृति में एक नई दूसरी प्रकृति का समावेश कर सकता है, ऐड कर सकता है, या ये कह दें कि जो हमारी प्रकृति में चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको हटा सकते हैं, ठीक है। योग यहाँ पूरा सपोर्ट करता है और जिस प्रकृति के जो सद्गुण हैं उनको योग निखार देता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ इसीलिए रहे हैं। चलिए अभी अब हम लोग एक हमने देखा था उनका सेल्डन का देखा, अब क्रेज समर का देखेंगे। क्रेज समर ने क्या दिया हुआ था कि हमने अभी देखा था कि उसमें 3 चीज़ें थी, फिर 3 के बाद चौथा था हमारा कि मिश्रित वाले थे। तो मिश्रित में क्या हो गया, जो दिव्या अभी आप बोल रहे थे कि एक प्रकृति है पित्त है, फिर वो कफ वाले में गोल मटोल हो गए, तो ये अनियमित बनावट हो गई। अब ये अनियमित बनावट में 2 चीज़ें हैं, एक बाई चांस में हमारे खान पान वातावरण के कारण अनियमित बनावट हो गई है, एक या फिर कुछ थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम लोग 4th कैटेगरी में डाल देते हैं। 4th का मतलब जेंडर में 4th नहीं डाल रहे हैं, कैटेगरी में डाल रहे हैं कि 4th में मतलब ठीक तो है लेकिन उनकी अनियमित बनावट है, ठीक बनावट नहीं दिख रही है, तो फिर वहाँ पर वो सारी चीज़ें मिश्रित दिखाई देंगी। एक मिश्रित का मीन्स है जहाँ पित्त थी तो कफ मिल गया, वात थी तो पित्त आ गया, या वात के साथ कफ मिल गया तो वो मिश्रित हो गए। एक हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें बाई बॉर्न हमारी प्रकृति में अनियमित वाली हैं, तो उनमें क्या होंगे, सभी चीज़, कभी उनको बहुत गुस्सा आ जाएगा, कभी वो कुछ करने का मन बनाएंगे, कभी वो पूरा छोड़ देंगे, तो ये सब क्या मिश्रित स्वभाव। तो मोस्टली जो हम लोग सोसाइटी में देखते हैं तो वो मिश्रित स्वभाव ही देखते हैं, इस प्लास्टिक जो हमारा नेचर है उसे देखते हैं। अब हम लोग एक जो हमारा भारतीय दर्शन है उसको एक साइड, एक मिनट, क्रेज समर हुआ, शेल्डन हुआ, पहले इनको देख लेते हैं, युंग को और देख लेते हैं, युंग और जुंग।
एक ही है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में कई बार आता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, कार्ल जूंग आए या कार्ल यूंग आए, दोनों एक ही है। और ये क्या है, एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, सिगमंड फ्राइड के काम को इन्होंने बढ़ाया है और ये उनके शिष्य हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है व्यक्तित्व के प्रकार में। तो विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो एनालिटिकल साइकोलॉजी है इन्होंने दी है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से, इंट्रोवर्ट, जो हमारा इंट्रोवर्ट में क्या होगा, अंतर्मुखी होंगे, फिर एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी होगा, फिर हमारा एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्ट्रस जो पर्सनालिटी है, जो मिक्स वाली है। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इसको पहले एक बार हम लोग देख लें। एक हो गया अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, जो बिल्कुल क्लियर है। जब हम लोग बाहर किसी से मिलते हैं तो एक अंतर्मुखी, तो वो वात प्रकृति, बहिर्मुखी उसे हम लोग किस प्रकृति में डालेंगे, पित्त में या कफ में? बहिर्मुखी किस में लेंगे? पित्त में दीदी। सब लोग बताएंगे बहिर्मुखी किस में लेंगे? वात में। इंट्रोवर्ट तो हो गया, वात इंट्रोवर्ट हो गया, कफ एक्सट्रोवर्ट हो गया और पित्त वाला बैलेंस्ड हो गया, एम्बीवर्ट। हाँ, पित्त वाले दोनों में आ गए, बीच में आ गए, ठीक है। पित्त वाले क्या हो गए, दोनों में आ गए, क्योंकि पित्त का जो नेचर है वो बैलेंस में भी आता है, बैलेंस पर्सनालिटी है वहाँ पर, ठीक है। और वो लोग कुछ काम लेंगे तो उसको उन्होंने जब लिया है, चाहे ये नहीं, पित्त प्रकृति का ये होता है कि अगर उन्होंने किसी भी समय कोई काम को लिया है तो वो उसको छोटे बड़े सब में अपना 100% देने के लिए रेडी है। बाकी सब में करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा निश्चित और अनिश्चित दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ इंडिविजुएशंस प्रोसेस में क्या है, आत्मचेतन, इंडिविजुअल होना चाहिए वैसे, सॉरी ठीक है। इसमें क्या है, सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से पूर्णता की प्राप्ति होगी। अब ये देखना, जो हमारा इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट है, जब हम लोग सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से पूर्णता की प्राप्ति होगी, तो ये कहाँ पहुँचना है, ये कौन से किस जगह पर पहुँचेंगे, किस में जाएंगे, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट किस में जाएंगे? फिर लिखा है यौगिक समानता, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान की दिशा में जो यात्रा है। पहले लिखा है इंडिविजुएशन प्रोसेस है, फिर इंडिविजुएशन के प्रोसेस के बाद हमारा यौगिक समानता है। तो देखो एक बात समझ लो, अब आराम से स्क्रीन को 2 मिनट के लिए शेयर नहीं करेंगे, सब सामने दिखे हमको तब क्लियर करें। एक बात समझ लें, चाहे हम अंतर्मुखी हों या बहिर्मुखी हों, ठीक, चाहे अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो, जब योग की यात्रा करते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती जाती है। जब हम योग की यात्रा करते हैं, या हमें मनोविज्ञान से ही हम आगे बढ़ रहे हैं कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, तो जैसे ही हमने आगे अपने आप को देखा या धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, तो योग से क्या होगा, हम सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाएंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस में जो इंट्रोवर्ट, अब वहाँ पे इंट्रोवर्ट की ज़रूरत है हमको, चाहे हम पित्त प्रकृति के लोग हो, ठीक है, इसको भी ध्यान से समझ लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसकी अगर तीनों प्रकृति हैं तो इसका मतलब सबका अपना इम्पोर्टेंट रोल भी हमारे जीवन में है। तो जब हमें अंदर जाने की बात आएगी तब हमें इंट्रोवर्ट ही होना पड़ेगा, तो वहाँ वात प्रकृति हमें सपोर्ट करती है, ठीक, वो वात प्रकृति सपोर्ट करती है। लेकिन जब ये निर्णय लेना होगा तो पित्त प्रकृति सपोर्ट करती है, क्योंकि पित्त प्रकृति त्याग वाली प्रकृति है, तो वो हमें अवेकनिंग पोजीशन में लाती है। जैसे अब पित्त प्रकृति वालों को अगर 10 बार धोखा मिल गया है कहीं से, तो उनके मन में समाज से अलग नहीं होंगे, लेकिन उनके मन में एक बात आ जाएगी, अवेयरनेस बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाएगी कि काम वो सब करेंगे, लेकिन अब वो अवेयरनेस के साथ करेंगे। और ये भी नहीं कि वो किसी से अटैच नहीं होंगे, पर वो अटैचमेंट उनका अध्यात्म में चला जाएगा। वो अटैचमेंट कहाँ जाएगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या, ये पित्त का जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, अब वो किधर जा रहा है, वात की तरफ ले जा रहा है। तो यहाँ वात हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक। कफ क्या करेगा, जैसे जैसे हम अपने आंतरिक दृष्टिकोण की ओर देखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम सबके साथ, अच्छे और बुरे के साथ बैलेंस करने लगेंगे।
तो वो कफ सपोर्ट करेगा, क्योंकि कफ वालों के अंदर जल्दी जल्दी किसी से कुछ भी अच्छे और बुरे का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब क्या हो गया, सारी प्रकृतियाँ हमें सपोर्ट कर रही हैं। पहले हमारी मूल प्रकृति है, फिर हमारी जिस चीज़ की हमें नीड है वैसी प्रकृति डेवलप हो रही है, और जब हम लोग आंतरिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो वहाँ हमारी वात काम कर रही है, क्योंकि वात क्या है, विचारों प्रधान है। और विचार क्या है, विचार वही संकल्प है, संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है, संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो हमें एक कनेक्टिविटी, ये हम पढ़ कर नहीं सीख सकते हैं, ये खुद में अनुभव से सीख पाएंगे कि वात पित्त कफ कैसे हमारे जीवन में आवश्यक है, कब ये चेंज होता है, कब ये सपोर्टिव होता है और कब ये हमारे लिए सपोर्टिव नहीं होता है। मान लो कोई वात प्रकृति का है, हर दिन वो निर्णय कर रहा है हम ये करेंगे करेंगे करेंगे, पर वो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसे जबरदस्त प्राणायाम की आवश्यकता है। जैसे विचारों में कंट्रोल होगा और विचार थोड़ा ठहराव में आएंगे तो ऑटोमेटिक उसका संकल्प सकारात्मकता की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक, पित्त वालों को इस पर बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है, पित्त वालों को तो बस एक हल्का सा इन्वायरमेंट दो, वो ऑटोमेटिक अपना रोल प्ले कर लेते हैं, उनको बहुत सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा चाहिए उनको। फिर कफ वालों को क्या है, वो आराम से, अब एक कफ वाले कैसे प्रोग्रेस कर जाते हैं, जो व्यक्ति पूरे जीवन आराम पसंद जीवन जीता है वो अचानक से अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। जो लोग बहुत आरामदायक जीवन जीते हैं, और क्यों अध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि उनके हृदय में, दिल और दिमाग में कोई गांठ है ही नहीं, उनके दिल और दिमाग में कोई गांठ नहीं है, तो कभी ना कभी तो प्रकृति की तरफ से एक ट्रिगर आ ही जाता है कि हमारे जीवन में अच्छा क्या है। ठीक है, तो सारी प्रकृतियाँ हमारे लिए सकारात्मक हैं और सारी में सद्गुण भी हैं, कुछ दुर्गुण भी हैं, लेकिन हम योग और अध्यात्म के द्वारा अपनी प्रकृति को संतुलित कर सकते हैं और उसे जिस लाइन में ले जाना चाहें उधर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब तो हम लोगों ने किसके किसके अनुसार अभी देखा है, क्रेसमर, शेल्डन, युंग के अनुसार, कार्ल युंग। ठीक, अब हम लोग इसको इंडियन फिलॉसफी में देखें तो इंडियन फिलॉसफी में एक नाम आता है हिप्पोक्रेटस, जो साइकोलॉजी में यूज़ होता है। ठीक, इंडियन फिलॉसफी में है, या साइकोलॉजी फिलॉसफी सब में है, ये है हिप्पोक्रेटस, और ये साइकोलॉजी में नाम लिया जाता है। तो हिप्पोक्रेटस इन्होंने क्या दिया, कफ प्रकृति, कफ पित्त और रुधिर प्रकृति दिया है। रुधिर, कफ है, पित्त है, रुधिर है, और इनका शायद एक नहीं, बस ठीक है, रुधिर तक ही है। तो रुधिर को किस में कनेक्ट किया, वात में कनेक्ट किया है। ठीक, कफ पित्त वात की जगह क्या है, रुधिर है। ठीक, रुधिर क्या पता है ना, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन के माध्यम से ही ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए वो रुधिर लिखा है यहाँ पर। चलिए, तो कितनी हो गई हमारी, हिप्पोक्रेटस साइकोलॉजी में यूज कर रहे हैं, हिप्पोक्रेटस, कार्ल युंग जुंग जो भी बोल दें इनको, फिर शेल्डन, क्रेसमर। ठीक, ये 4 लोगों का हम लोगों ने पर्सनालिटी देखा, और इन चारों के बिना आज तक कोई पेपर आया नहीं है। 2 क्वेश्चन इन लोग के बने हुए हैं, फिक्स्ड हैं लगभग। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, वरना मैं बोलेंगे जल्दी जल्दी से सब बात करें। दीदी आल्पोर्ट और रेमंड को क्या बोलेंगे फिर हम, वो दोनों क्या हुए? उन्होंने पर्सनालिटी जो बताई है उस पर उन्होंने टेस्ट बनाए हैं, उसके आधार पे। ठीक, इन्होंने ये सब कुछ नहीं बनाया, इन्होंने डायरेक्ट बात की है इन लोगों ने। ठीक, चलो अब हम लोग आगे देखेंगे जीन पियाजे। चलो इनको देख लेते हैं एक बार, जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने क्या दिया है, कौन सा वर्क किया है जीन पियाजे ने, की थ्योरी क्या है जीन पियाजे की? अभी हम वो 4 स्टेजेस दिए ना, सेंसरी, मोटर, ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल। तो इसमें वो पूरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी उस साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, उसका नाम है कॉग्निटिव एक साइकोलॉजी की ब्रांच जो टोटल ब्रेन पर काम करती है, उसका नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी को किसने डेवलप किया है, जीन पियाजे ने। अब इसमें जीन पियाजे ने पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है उसका एक चार्ट बनाया है,
वो चार्ट यहाँ पे अभी शेयर तो नहीं हो रहा है, उसको याद है सबको, हमने क्या बताया था इसमें? नहीं है तो अपना अपना पेन पेपर उठाइए, सब पेन पेपर लीजिए अपना अपना। उसमें ऊपर लिखिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी, या सॉरी सेंटर में लिखिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सेंटर पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी लिखिए। ठीक है, अब उसमें ऊपर सबसे जाके लिखिए, ऊपर कॉग्निटिव साइकोलॉजी सेंटर में लिखा, अब उसके ऊपर एक एरो बनाइए, उस पर लिखिए ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस। फिर सेंटर पॉइंट जो है उसके लेफ्ट में लिखिए परसेप्शन, एक एरो बनाइए, लिखिए परसेप्शन। फिर उसके नीचे एक एरो बनाइए, जैसे परसेप्शन लिखा उसके नीचे जस्ट एक एरो बना दीजिए, सेंटर से कनेक्ट करके कॉग्निटिव साइकोलॉजी से अटेंशन लिखिए, अटेंशन। फिर ऊपर ह्यूमन इंटेलिजेंस जहाँ लिखा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर, वहीं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जस्ट नीचे एरो बना के लिखिए मेमोरी, मेमोरी। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी के राइट में लिखिए, एक एरो ऊपर बनाइए एक नीचे बनाइए सेंटर से टच करके, उसमें लिखिए लैंग्वेज, नीचे वाले में लिखिए थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है उसके बारे में दिया हुआ है। अब क्लियर हुआ कि जिन पे अब उसकी स्टेजेस हम लोग अलग पढ़ेंगे। ये क्या है? ये एक चार्ट है जो हमारा ब्रेन है वो कैसे काम कर रहा है। तो ब्रेन में कितनी चीज़ें हमारी कनेक्ट हो रही, पढ़िए जिसने भी प्रॉपर लिखा है। ब्रेन का वर्क क्या है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी? ह्यूमन इंटेलिजेंस, परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, अब सब 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचिए क्या इसके अलावा भी कुछ है? बस इतने में सारी चीज़ें ब्रेन में कनेक्ट हो जाएंगी या ब्रेन से कनेक्ट हो जाएंगी। थिंकिंग, वो तो हो गया, थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑलरेडी। लग रहा है किसी को कुछ? मानसी कहाँ पर हो? सब की आवाज़ आनी चाहिए भाई। केवल ब्रेन हमारा इतने ही पॉइंट्स पर काम करता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्रेन हमारा क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो हमारे इतने ही पॉइंट्स पर काम कर रही है। फिर से देख लें, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस ही हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। परसेप्शन, कुछ भी हम देखते हैं तो परसीव क्या कर रहे हैं, वो परसेप्शन हो गया। अटेंशन, कितने ध्यान से हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, परसेप्शन के लिए। लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है या किसकी लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है, या किस लैंग्वेज में हम किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। वो लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा मैटर होता है हमारी बात को शेयर करने में। फिर है हमारा मेमोरी। मेमोरी से हम क्या, कितनी जल्दी हम किसी चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं या किसी चीज़ को ग्रेस्प कर सकते हैं, वो मेमोरी होगी हमारी। फिर हमारा थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। अब जब सारी चीज़ें हमारे पास होंगी ब्रेन में, जो ऊपर 5 चीज़ों की बात की है, तो इसका मतलब है कि कोई भी समस्या का हम समाधान भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन से बस इतनी ही चीज़ें कनेक्ट होती हैं। और अगर हम लोग कुछ ये सोचे कि सेल्फ अवेयरनेस की तरफ, आत्मबोध की बात करें, तो वो हमारे ब्रेन का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आत्मबोध जैसी चीज़ें ब्रेन का पार्ट नहीं है। जितना मैनिपुलेशन की बात है वो सब हमारे ब्रेन का पार्ट है। जिन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं, सीख सकते हैं, भूल सकते हैं, वो सब ब्रेन का पार्ट है। लेकिन हम आत्मबोध की बात करें, आत्मविश्रांति की बात करें, वो इसका पार्ट नहीं है। वो किसका पार्ट होगा फिर? वो हार्ट का हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग। और हाँ, इसमें एक वो लिखिए, टैग लगाइए इस लाइन में कि सभी के जो हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं,
उसमें ज़रूरी नहीं है कि 6 के 6 सब में काम कर रहे हों। जीनियस माइंड वाले जो लोग हैं उनके तो 6 के 6 काम करते हैं, पर सबके काम कर रहे हो 6 के 6 जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई अटेंशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, किसी का परसेप्शन बहुत स्ट्रांग हो, किसी की मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो, किसी का IQ बहुत स्ट्रांग हो, किसी की लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है उसे वो सॉल्व करने के लिए रेडी है। तो कुछ में क्या है कि ये चीज़ें जो हैं 1 2 अधिक काम कर सकती हैं, कुछ में 3 काम कर सकती हैं और कुछ में 6 की 6 काम कर सकती हैं, लेकिन मोस्टली 6 की 6 सब में काम नहीं करती हैं। अब देखते हैं जीन पियाजे का जो थ्योरी है उसको। यहाँ देख रहे हैं जो जीन पियाजे ने हमारे स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। कहाँ से है? जन्म से 2 वर्ष तक, बच्चे के जन्म के बाद से 2 वर्ष तक है, 2 इयर्स। इंद्रियों और क्रिया द्वारा ज्ञान, वस्तु या स्थायित्व की समझ। इंद्रियों द्वारा, क्रिया द्वारा ज्ञान, वस्तु स्थायित्व की समझ। इसमें हम कुछ बोलेंगे उसको लिखते जाएंगे। इसमें लिखेंगे ये जो हमारा टाइम है 0 to 2 साल का है। यहाँ पर कभी कभी ये टाइम दे दिया जाता 18 वर्ष, सॉरी 18 मंथ्स। तो आप ये 2 वर्ष हैं और 18 महीने, उनमें से 2 जो कुछ भी लिखा हो उस पर टिक कर देंगे जाकर, ठीक है। फिर है इसमें एक एग्जाम्पल लिखेंगे। अब वो एग्जाम्पल आपको कल मिल जाएंगे। फिर एग्जाम्पल क्या देंगे यहाँ पर? छुपी छुपान का खेल से ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास। मतलब एक बच्चा जैसे ही आप कहीं छुपते हैं वो दोबारा देखने का प्रयास करता है। मतलब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, कुछ भी हम अगर छुप रहे हैं, हम किसी चीज़ को छुपाएं और दिखाएं तो बच्चा बिल्कुल एक्टिवेट मोड में होता है कि वो देख पाएगा। कई बार देखा है ना, अगर हम लोग किस छोटा बच्चा है बिल्कुल 6 महीने का भी है, उसको अगर हमने ऐसे छुप गए हैं और फिर उसके सामने हमने ऐसे देखा है तो उसको हंसी आ जाती है। तो क्यों हंसी आ जाती है उसको? क्योंकि वो कुछ फील कर रहा है कि उसके सामने कुछ ऐसा हुआ है जो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारे जन्म से 18 महीने के बच्चे हैं, 2 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को समझने लगते हैं। तो इसका एक उदाहरण हिंदी में हमारे पास लिखा होता है, छुपी छुपान का खेल से ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास। जैसे बच्चा हाथ पैर से कुछ करता है, सीख कर अनुभव लेता है। आपने कोई उसके झूले में कोई घंटी या कोई भी चीज़ ऐसा उसका कोई खिलौना लगा दिया है, उसमें आवाज़ आ रही है, उसको हिलाया तो अपने पैर से हिलाने की कोशिश करेगा। मतलब कुछ भी ऐसा बजाने की कोशिश करेगा। तो ये सब बच्चे जो हमारे 18 महीने तक के बच्चे हैं, 2 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके अंदर जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वहीं पर ये चीज़ वो समझने लगते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्शन रिएक्शन को वो फील करते हैं, या हम लोग उनके सामने कोई एक्टिविटीज़ करें, हंसे छुपे, तो वो उसको समझ पाते हैं। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की। ये क्या है? प्रतीकात्मक सोच, कल्पना और स्वकेंद्रितता। प्रतीकात्मक सोच मतलब ठीक ढंग से कोई चीज़ जो सामने दिख रही है उसके प्रति उनकी सोच क्या बनती है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लिखेंगे कि बच्चा अपने मम्मी पापा को देखकर पहचानने लगता है और उनका लोग जो घर में नाम लेते हैं। अगर मम्मी का नाम कोई है, मान लो मम्मी का नाम नीलम है, तो घर के लोग नीलम बुला रहे हैं तो उसे मम्मी नहीं पता, वो नीलम पता रहता है कि ये नीलम कौन है। यहाँ पर पापा को जिस नाम से पहले कभी देखा होगा बहुत सारे घरों में, कि अगर पूरी ज्वाइंट फैमिली है तो घर के जो बड़े ताऊ चाचा के जो लड़के हैं या कोई बड़े लोग किसी रिश्ते को भाभी ताई जी या जिस नाम से वो बोल रहे हैं, तो बाकी के छोटे वाले जितने हैं वो पूरी पीढ़ी गुजर जाती है वो वही बोलते हैं, ठीक। ये हमने अपने घर में देखा है। मेरी ससुराल में ज्वाइंट फैमिली रही है, तो आज तक जो मेरी फैमिली के लोग हैं वो अपने पापा को चाचा ही बोलते हैं, ठीक। आज तक वो चाचा ही बोलते हैं। तो ये क्या, ये समझ में आया कि वो लोग ऐसे, वो जो बड़ी मम्मी है तो वो पूरा मतलब बड़ी मम्मी का मतलब पूरी एरिया की वो बड़ी मम्मी है। तो ये क्या हो गया कि जितने उनसे छोटे वाले बच्चे आए तो जो उन्होंने सीखा तो बस वो उन्होंने उनको बोल दिया, ठीक है।
तो ये किस में है, सेकेंड स्टेज में आ रहा है हमारा। बोलेंगे सीमा में? दीदी मैं भी यही बता रही थी, मेरी ससुराल फैमिली में मेरे ससुर जी को भैया जी, वो सबसे बड़े परिवार में, तो मैं भी हम सब अभी तक उन्हीं को भैया जी बोलते हैं। वो होता ही है, वो सब क्या, वो इवन तीसरी पीढ़ी आ जाती है वो वही बोलने लगती है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो बच्चों में ये सोच पैदा करती है। अब उसमें एक और क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे 2 से 7 वर्ष के बच्चे हैं, अगर कई बार हम सब लोगों ने भी देखा है कि घर में कोई मौसी बुआ कोई रिलेटिव्स ऐसे आ गए जिन्होंने मम्मी के कपड़े पहन रखे हैं, तो बच्चे को बहुत बार भ्रम हो जाता है, वो बुलाता है फिर रुक जाता है, उसे लगता है कि लग तो मम्मी रही हैं, फिर से लगता मम्मी नहीं लग रही हैं, लग तो पापा रहे हैं पर पापा नहीं लग रहे हैं। क्यों ऐसा वो फील कर रहा है? क्योंकि वो अपने वही कपड़ों से, कपड़ों के सेंस से या चीज़ों से वो डेली देख रहा था, जज कर रहा था, गेस कर रहा था कि ये मम्मी है, ये मम्मी के कपड़े हैं। अब किसी ने पहन लिए हैं तो वो उसमें कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पर क्या है कि, और हाँ दूसरी चीज़ इसमें और क्या है कि जो फीमेल है, एक एज वाली फीमेल लग रही है, तो वो क्या है, वो सब फीमेल उसको मम्मी जैसी दिखती है। जो पापा जैसे उसके पेरेंट्स जो हैं, अगर उनके जैसे मेल पर्सन में कोई सेम एज में सेम हाइट पर्सनालिटी में लगभग लग रहा है तो उसे वो अपने पापा जैसे लगते हैं। तो ये कहाँ है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमारे हैं। जो सेकेंड स्टेज है वहाँ प्रतीकात्मक सोच है, एक कल्पना है जो हमारे अंदर ऑलरेडी बनी हुई है। स्वकेंद्रितता मीन्स हो गया जो कुछ हमने सोच रखा उसी के इर्द गिर्द हम सोच पाते हैं। फिर एक थर्ड हमारा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11। यहाँ क्या है, तर्क, वर्गीकरण, संरक्षण की समझ। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना। मूर्त का मतलब है, और चिंतन कैसे करते हैं, उनको एक ट्रिगर देते हैं, चंदा मामा, सूरज दादा, ठीक। मतलब किसी को हम लोग एक नाम जोड़ कर देते, इसलिए कोई शायद ही बच्चा अब तक कोई ऐसा बड़ा हुआ हो जो अपने बचपन में अगर छोटा रहा होगा तो उसे चांद को चंदा मामा ही समझ में आया है, ठीक है। तो ये क्या है, हमने किसी ऑब्जेक्ट के साथ एक नाम जोड़ दिया तो उसके साथ बच्चे ने उस चीज़ को प्रॉपर समझ लिया और उस चीज़ के नाम के साथ वो अपनी बात को बता सकने में समर्थ हो गया, कैपेबल हो गया। फिर देखते हैं फोर्थ स्टेज में जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ये क्या है, 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों में है, ठीक है। अब 11 और 12 दोनों में से आ जाए तो टिक कर देंगे। यहाँ पर क्या है, अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन, लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन, परिकल्पना। अभी तक ऊपर एक, अच्छा अब लिखा था यहाँ पे प्री में कल्पना लिखा है, यहाँ परिकल्पना लिखा है, क्या अंतर है दोनों में? ये भी हमने एक दिन बहुत डिस्कस किया था और रचना जी का क्वेश्चन था। कल्पना है सेकंड नंबर पे और परिकल्पना है फोर्थ नंबर पे, क्या अंतर है दोनों में? दीदी परिकल्पना तो अनुभव है, और कल्पना? कल्पना जो अपन सोच रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं। नहीं, और बोलेंगे? जल्दी से सब आंसर देंगे, बोलेंगे अंजू? अभी अंजू आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम जैसे जो हो गया, जैसे कि जिन चीजों को हम जानते हैं उनके बारे में कल्पना करना, और परिकल्पना जैसे जिन चीजों के बारे में हमें मालूम नहीं है उनके बारे में सोचना कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। देखो इसको यहाँ पर बहुत ध्यान से देख लेंगे, जो सेकंड में कल्पना लिखा है और फोर्थ में परिकल्पना लिखा है। कल्पना का मतलब होता है कोई भी विचार आ जाए वो कल्पना हो जाएगा। सभी कल्पनाएं हमारी परिकल्पना नहीं बन सकती हैं। सभी कल्पनाएं, सभी इमेजिनेशंस हमारे हाइपोथेसिस नहीं बन सकती हैं। सभी कल्पनाएं हमारी क्या नहीं बन सकती हैं, परिकल्पना नहीं बन सकती हैं। लेकिन कोई भी परिकल्पना कल्पना के बिना अधूरी है। फिर से बोले,
सभी कल्पनाएं परिकल्पना नहीं बन सकती और कोई भी परिकल्पना कल्पना के बिना अधूरी है। बोलेंगे पढ़ना में दी परिकल्पना आप इसको फैंटेसी नहीं बोलेंगे, जो रियलिस्टिक है ही नहीं चीजें, जैसे आजकल बच्चे मूवीज देखते हैं। अभी बोल रहे हैं परिकल्पना का मतलब हो गया वैज्ञानिक आधार लिए हुए, उसे नहीं है। जिसमें वैज्ञानिकता जुड़ी हो उसे परिकल्पना बोलते हैं। अच्छा। जिसमें वैज्ञानिक आधार जुड़ा हो, साइंटिफिक बेस जुड़ा हो, उसे परिकल्पना बोलते हैं। और कल्पना क्या है? कोई भी हमने कल्पना की, हमने अभी सोचा कि हम कल सुबह ही दिल्ली आ जाएं आपके पास, अभी अभी बात करते करते हम सोच रहे हैं, लेकिन हम आए नहीं। ठीक, परिकल्पना क्या है कि हमने कहा कि दिल्ली जाना है, कैसे जाना है, टिकट कराना है, टाइम क्या है, वो सब, और फिर सारी चीज़ों के बाद हमने एक अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है। तो परिकल्पना में अनुमान भी लगाते हैं, तो उसमें वैज्ञानिक आधार लेकर अनुमान लगाते हैं। कल्पना में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो कल्पना हमारी क्या होगी? तो फोर्थ स्टेज जो है, तो और कोई भी कल्पना, मतलब हमने मान लो जो दुनिया में बड़े से बड़े आविष्कार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो कल्पना थी, लेकिन कल्पना को जब परिकल्पना में कन्वर्ट किया गया तो आविष्कार हो गए, इन्वेंशंस हो गए। लेकिन सभी, तभी हमने कहा सभी कल्पनाएं परिकल्पना नहीं बन सकती हैं, और कोई भी परिकल्पना कल्पना के बिना अधूरी है। तो परिकल्पना के लिए कल्पना चाहिए, लेकिन सभी कल्पनाओं के लिए परिकल्पना जरूरी नहीं है। चलिए, तो हमने अब जो फोर्थ स्टेज है जहाँ परिकल्पना की बात हो रही है, यहाँ पर क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या है कि हम अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन क्षमता का विकास करेंगे, जो दिख नहीं रहा। जैसे 2 + 2 = 4, अब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों को अभी 100 100 100 50 50 50 कितने बार भी बोल दिया जाए, कोई चीज़ें सामने नहीं है, हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ऐसे ही जब बच्चा 12 ईयर्स से आगे बढ़ता है, तो उसके सामने भी जो चीज़ें नहीं हैं वो उसको भी मैनिपुलेट कर ले जाएगा। ये है परिकल्पना। ठीक है, और जब कल्पना में क्या था, वहाँ वो देखकर चीज़ों को अनुमान लगा, वो देखता है कि ये ऐसा है, मम्मी है, पापा है, वो वहाँ पर अगर साड़ी किसी ने पहन ली, कपड़े पहन लिए, तो वो कंफ्यूज होता है कि ये पापा ही हैं, लेकिन पापा लग नहीं रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो वो कल्पना का पार्ट हो गया। परिकल्पना में सीधा सीधा एक रिजल्ट भी है, भले वो मिले ना मिले, लेकिन परिकल्पना में वैज्ञानिक आधार है। तो ये क्या है, जो हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है आफ्टर 12 ईयर्स, अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन क्षमता का विकास करना और प्रश्न पूछकर अधिगम क्षमता को बढ़ाएं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लिख लीजिए, 2 + 2 = कुछ भी, मतलब जोड़ना घटाना कुछ भी करें, हम मैनिपुलेट करें, उसके लिए सामने कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन से भी हम उसको कर सकते हैं। तो ये विकास कब होता है? जब बच्चा 11 से 12 की तरफ आता है, तो ऑटोमेटिक ये विकास क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, आज हम लोगों ने लगभग कल और परसों, हो सकता है अगर संभव हुआ तो देखते हैं हम कि कंप्लीट हो जाए, और जो कुछ रह जाएगा तो फिर उसके हम कुछ नोट्स भेजेंगे। जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इनको हम थोड़ा थोड़ा सा समझाएंगे और या फिर कुछ इसकी और व्यवस्था करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आज सब लोग जितने पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, वो टाइप्स हैं उन्हें, और जीन पियाजे की जो थ्योरी है पूरी हमारी, जो 6 स्टेट्स के साथ और प्लस में 4th स्टेजेस के साथ, उसको कंप्लीट करके रखें, और जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। सीमा में हैंड रेज है आपका। दीदी वो फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया था, थोड़ा क्या टॉपिक था उसका? कार्ल रोजर्स। जी ठीक है। चलिए, सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes.
सबको प्रणाम। शुभ रात्रि।